हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन पेपर जो आपका एग्जाम है 18 जुलाई को, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटल एंड अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कौन सी मेटल और नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड दिखाई देती है? यानी जैसे मेटल या नॉन मेटल जनरली क्या होती है, मेटल सॉलिड होती है, नॉन मेटल गैसियस होती है, लिक्विड होती है। पर यहाँ पे पूछा है ऐसी मेटल का नाम बताओ और नॉन मेटल का नाम बताओ जो दोनों ही रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती हैं। तो रूम टेम्परेचर पे जो नॉन मेटल लिक्विड होती है वो होती है मरकरी एंड ब्रोमाइन। याद रखना, मरकरी और ब्रोमाइन जो है आपको लिक्विड फॉर्म में मिलती है रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड कैसे होते हैं? तो जो कार्बन कंपाउंड होते हैं जनरली वो कैसे होते हैं? तो कार्बन कंपाउंड आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कार्बन कंपाउंड कैसे होते हैं? वो बेड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। और कार्बन कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होता है। यानी कार्बन कंपाउंड के लिए करेक्ट ऑप्शन है बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और फोर्थ वाला है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। तो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। बोला इन कंपाउंडों को देखकर आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहाँ होता है। तो वह मैक्सिमम जो है वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहाँ होता है? तो मैक्सिमम वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है सोडियम कार्बोनेट में। कहाँ पे होता है? सोडियम कार्बोनेट में, Na2CO3 में आपको सबसे ज्यादा वाटर के क्रिस्टल मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? सोडियम कार्बोनेट में। बाकी आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट ये तीनों सॉलिड फॉर्म वाले हैं, तो ये इनमें नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम और जिंक। जिंक के और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड होता है, इन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टियां होती हैं। तो ये क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MnO2 को जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो बन गया मैग्नीशियम। क्या लिखा है ना, Mn क्लोराइड और H2O और क्लोरीन सेपरेट हो गया। तो बताओ क्या हुआ यहाँ पे? तो बेटा यहाँ पे जो MnO2 है वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि देखो इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया। और जो HCl है इसमें से हाइड्रोजन क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है ना, HCl में से क्लोरीन सेपरेट हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, और Mn से O क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो MnO2 तो ऑक्सीडाइज हो गया और HCl में से H क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। क्लियर है? तो MnO2 तो क्या है? MnO2 रिड्यूस और HCl ऑफ क्या हो गया? MnO2 रिड्यूस और HCl ऑक्सीडाइज। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है, स्टोमेटा क्लोज्ड व्हेन। जो स्टोमेटा होती है कब क्लोज होती है? ये तो पता है ना, स्टोमेटा कहाँ होता है? स्टोमेटा प्लांट में होता है। तो स्टोमेटा जब क्लोज होता है तो स्टोमेटा कब क्लोज होता है? स्टोमेटा क्लोज व्हेन। तो स्टोमेटा कब क्लोज होता है? क्वेश्चन में पूछा गया है। तो स्टोमेटा कब क्लोज होता है? जब इट डज नॉट नीड CO2 एंड फोटो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब स्टोमेटा को फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत नहीं होती तो स्टोमेटा क्या होता है? क्लोज होता है। और क्या है उसके अलावा? वाटर फ्लो आउट ऑफ द गार्ड सेल। जब वाटर फ्लो होता है गार्ड सेल के द्वारा तब भी स्टोमेटा क्लोज होता है। तो स्टोमेटा क्लोज होने का कारण क्या है? जब फोटोसिंथेसिस की जरूरत ना हो या वाटर फ्लो हो जाए आउट ऑफ द गार्ड सेल के बाहर, तो तब क्या होता है? स्टोमेटा या स्टोमेटा पोर जो होती है क्लोज हो जाती है। ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस।
should an object be placed to get an image of same size at what of the object on screen? तो बोला है एक कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें जो इमेज जो है सेम साइज की बन जाए एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन, ऑब्जेक्ट के स्क्रीन पे। तो बताओ आप इसमें क्या होगा इसका आंसर? कब होगा ये? जब ट्वाइस द लेंथ ऑफ फोकस लेंथ, जब फोकस लेंथ जो होगी दुगनी हो जाएगी लेंस की, तब क्या होगा? इमेज सेम साइज की बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। जो लेंस सिस्टम होता है ह्यूमन आई में फॉर्म करता है इमेज को ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? जहाँ पे लाइट की सेंसिटिविटी होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेटिना। समझ आया? तो हमारी जो ह्यूमन आई होती है यहाँ पे जो लाइट की सेंसिटिविटी होती है वो कौन सी जगह है? वो है रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। करंट कैरिंग सोलेनॉइड में कैसा पैटर्न होता है? तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड के जो इनसाइड का पैटर्न होता है वो स्ट्रेट होता है। कैसा होता है? स्ट्रेट। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। के हिसाब से बताना है आपको कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो बोला गया कि सेक्स की डिटर्मिनेशन यानी बच्चा मेल या फीमेल होगा उसके बारे में कैसा पता लगेगा? तो द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड बाय व्हाट इनहेरिटेंस फ्रॉम द फादर। तो उसकी फादर की इनहेरिटेंस के थ्रू बता सकते हैं चाइल्ड के बारे में कि चाइल्ड मेल होगा या फीमेल होगा। तो सबसे पहले वो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? किसके इफेक्ट पे होगा? फादर की इनहेरिटेंस में। और जो नेक्स्ट है वो क्या होगा? नेक्स्ट होगा उसका the sex of the child determined at the time of fertilization when the male and female gamete fuse to form zygote। यानी जब जाइगोट की फॉर्मेशन होगी कब? फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। उसके थ्रू भी बताया जा सकता है कि चाइल्ड जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा। क्लियर है? तो सेकंड और फोर्थ इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स कैरी हेरिडिटी। क्रोमोसोम्स कैरी heredity information from parents to next generation। next है thread like structure located inside the nucleus of animal cell। third वाला always exist in the pair of human reproductive cell। fourth are involved in the process of cell division। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, तो क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? कैरी करते हैं। तो हम क्रोमोसोम जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं उन्हीं से पता, उन्हीं के द्वारा हमारी जो लुक्स है, जो भी चेंजेस होते हैं वो हमारे पेरेंट्स जैसे कैसे होते हैं? क्योंकि हमें हेरिडिटी इंफॉर्मेशन मिलती है किन से? अपने पेरेंट्स से। तो क्रोमोसोम का काम है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करना पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में, यानी पेरेंट्स से सन और डॉटर तक पहुंचाना। क्या पहला काम तो क्रोमोसोम का यही है। क्लियर हो गया? दूसरा क्रोमोसोम का काम क्या है? दूसरा क्रोमोसोम का जो काम है वो है इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। क्रोमोसोम दूसरा सेल डिवीजन का काम करता है। एक तो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से सन तक और डॉटर तक पहुंचाता है, और दूसरा जो सेल्स बनती हैं उनको डिवाइड करता है ताकि नंबर ऑफ सेल ज्यादा होती चली जाए, नंबर ऑफ सेल बढ़ती चली जाए। क्लियर है? तो फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन अ नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिक इंपल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। जो नर्व सेल होती है उनमें इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कन्वर्ट होती हैं केमिकल सिग्नल में। उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उन्हें? जो नर्व इंपल्सेस कन्वर्ट होती है किसमें? केमिकल सिग्नल में। तो उन्हें बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? एक ऐसा ब्रिज है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? इट इज अ ब्रिज। ये ऐसा ब्रिज है जो क्या करता है? इलेक्ट्रिक इंपल्स को कन्वर्ट कर देता है कहाँ पे?
केमिकल में यानी इलेक्ट्रिक से किसमें कन्वर्ट करता है, केमिकल में। तो कौन करता है इलेक्ट्रिक से केमिकल में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपके असर्शन रीजन। तो असर्शन क्या है, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। बोला है जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो ब्रीथिंग होती है, सांस जो है वो ज्यादा तेज लेते हैं। कौन, जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज्यादा तेज सांस लेते हैं उनकी तुलना में टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो लैंड में रहते हैं। क्या ये बात सही है, तो ये बात सही है। क्यों, क्योंकि पानी में जो है ऑक्सीजन कम होती है एज कंपेयर टू लैंड। क्लियर हो गया, लैंड में ज्यादा ऑक्सीजन होती है, पानी में ऑक्सीजन कम होती है। तो इसका असर्शन क्या है, असर्शन इसका ट्रू है, असर्शन इसका ट्रू है। नेक्स्ट रीजन है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। रीजन में बोला है जो ऑक्सीजन की मात्रा है पानी में बहुत ज्यादा है जबकि हवा में कम है। तो इसका रीजन गलत है, उल्टा लिखा हुआ है, पानी में ऑक्सीजन कम होती है और हवा में ऑक्सीजन ज्यादा होती है। तो इसका जो रीजन है वो फॉल्स है। असर्शन इसका करेक्ट है और रीजन इसका क्या है, फॉल्स है। क्लियर हो गया, जिसके कारण इसका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, असर्शन रीजन में। नेक्स्ट है असर्शन द रेनबो इन अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन स्काई। जो रेनबो है वो नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो सनलाइट की हेल्प से बनता है आसमान में, ये पूछा गया है। तो जो इसका असर्शन है वो ट्रू है। तो रेनबो कैसे बनता है, इंद्रधनुष नेचुरली बनता है, कोई बनाता थोड़ी होता है, वो रेन ड्रॉप से बनता है। ठीक है, रेन ड्रॉप पे जब सन की लाइट पड़ती है तो रेन ड्रॉप से भी क्या बनता है, रेनबो बनता है। तो इसका असर्शन करेक्ट है। रीजन रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड द वाटर ड्रॉपलेट आर आल्सो प्रेजेंट इन एयर। तो इसका जो रीजन है वो गलत है, क्या रीजन ये नहीं है। तो रीजन इसका फॉल्स है, असर्शन इसका ट्रू है। तो इसका ऑप्शन भी सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। बोला है कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उस रिएक्शन का नाम क्या होगा, और हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाने को भी बोला गया है। तो रिएक्शन का नाम भी पूछा है और क्या बोला है, केमिकल रिएक्शन भी बताओ। तो देखो हमें किसको रिएक्ट कराना है, हमें रिएक्ट कराना है कैल्शियम ऑक्साइड को। किसको रिएक्ट कराना है, कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। CaO को रिएक्ट किससे कराएंगे, वाटर से, यानी H2O से। किससे रिएक्ट कराया, CaO को रिएक्ट करा दिया वाटर से। CaO का नाम क्या है, CaO का नाम होता है क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसे, क्विक लाइम। ये बात तो पता है ना आपको, तो बोलते हैं क्विक लाइम। CaO क्या है, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना क्वेश्चन आता है CaOH ट्वाइस, क्या बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। क्या निकलेगी, हीट। ध्यान रखना कैल्शियम ऑक्साइड। तो यानी जब चूना पत्थर में पानी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ निकलेगी हीट निकलेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दो रिएक्टेंट थे। ये क्या थे, दो रिएक्टेंट थे जिन्होंने क्या बनाया, सिंगल प्रोडक्ट बनाया। जब दो रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्शन का नाम क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन बन गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पूछा है ना भाई क्या बनेगा, एक तो ये बताओ,
और रिएक्शन कौन सी, तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है इतनी बात, तो रिएक्शन कौन सी बन जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात समझ आ गई, तो रिएक्शन कौन सी बनेगी बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, CaO, क्या नाम है इसका, क्विकलाइम। जब इसको वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और सिंगल, जब दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो रिएक्शन कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट ने बोला है स्टेट वन रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तो क्लियर हो गया ना बेटा आपको। नेक्स्ट ने बोला है कि आप एक एक फंक्शन बताओ इन सब चीजों का जो आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलती हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीजें हैं, पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, इट क्रिएट एसिडिक मीडियम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, इट क्रिएट, ये क्या करेगा, ये क्रिएट करेगा एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। उसके अलावा क्या काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किल करेगा बैक्टीरिया को, इट किल बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया को किल करने में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ भी लिख सकते हो, किल बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है ये। क्लियर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, एक तो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है और बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। नेक्स्ट है विली। भाई विली का क्या काम है, तो विली करती है, इंक्रीज करती है सरफेस एरिया ऑफ, इसको सरफेस एरिया, ये करती है इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। इंक्रीज करती है सरफेस एरिया, इट इंक्रीज, ये क्या करती है, इंक्रीज सरफेस एरिया। विली होती कहाँ है पता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है ये, इसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। और ये तो पता ही है कि ये होती कहाँ है, ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है कंप्लीटली। फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, याद रखना, समझ आ गया। स्टमक में फूड स्टोर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट पूछा है इसमें एनल स्पिंचर, ये क्या करता है, एनल स्पिंचर क्या है, तो एनल स्पिंचर क्या है, ये एनस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एनस की। तो यहाँ पे फूड खाने के बाद जो खाना वेस्ट हो जाता है उसे बाहर करता है, एग्जिट करता है, वेस्ट मटेरियल जो बेकार का खाना है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, एग्जिट करता है, किसको, वेस्ट मटेरियल को, एग्जिट वेस्ट मटेरियल। समझ आ गया, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है। नेक्स्ट है लिपेज। लिपेज क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है फैट और लिपिड को। लिपेज का काम क्या है, फोर्थ है लिपेज, ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करता है। लिपेज का काम क्या है, ब्रेक डाउन फैट्स और किसको ब्रेक डाउन कर रहा है, फैट्स को और लिपिड को, फैट्स और लिपिड को ब्रेक डाउन करता है, खाने में होते हैं। इन दोनों को ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है, लिपेज करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स और लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स इन सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रूट्स। जो सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं जैसे टच मी नॉट प्लांट, इनकी जो मूवमेंट होती है लीव्स की डिफरेंट क्यों, कैसे होती है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रूट्स, रूट्स की कंपैरिजन में। तो इसके लिए क्या करना है, ये रीजन देख लो। रीजन क्या होता है, क्योंकि इनमें जो स्टिमुलस होता है टच होता है,
इनका स्टिमुलस क्या होगा, जब ये स्टिमुलस जो है इनका टच, जब हम छुएंगे तब ये रिएक्ट करेंगे। और जो डाउनवर्ड मूवमेंट रूट होते हैं वो ग्रेविटी के कारण होते हैं, जो डाउनवर्ड वाले होते हैं इनमें ग्रेविटी के कारण ये नीचे जाते हैं, इसके कारण ग्रेविटी के कारण, और ये टच मी नॉट प्लांट है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 24। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। बोला एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पे प्लेस करा गया है, किससे, कॉन्वेक्स मिरर से। पता है ना कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, और उसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। आपको इमेज बतानी है कि पोजीशन बतानी है मिरर से कहाँ होगी। तो सबसे पहले आप देखो इसमें क्या है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का तो पता है ना, ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, यू। तो यू क्या है इसका, यू होगा इसका -10, ठीक है। उसके बाद इसमें फोकल लेंथ एफ है, एफ क्या होगी इसकी, +15, क्योंकि किसकी में बात चल रही है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव नहीं है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर का यू क्या है, -10, और एफ क्या होगी इसकी, +15 होगी। अब आप फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u, यही फॉर्मूला होता है ना बेटा। अब इसमें वैल्यूज लगा दो, 1/f, f की जगह पे क्या लगाओगे, /15 = 1/v की जगह पे तो v, और u की वैल्यू क्या दी है, 1/ ब्रैकेट में -10 लिख दो। यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे क्वेश्चन को, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे तो 1/v ऐसे रहने देंगे, और ये -10 है, इसको इधर ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/15, और जिसको हमने ट्रांसपोर्ट करा यहाँ पे तो माइनस इधर जाके क्या हो जाता है, प्लस, तो 1/10। अब 15 और 10 का एलसीएम ले लो, 15 और 10 का एलसीएम क्या आता है, 15 ही आएगा। 5 3 10, 5 2 30 आएगा, क्या आएगा 30। 15 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा। क्लियर होने की बात। तो 1/v एलसीएम क्या आया इनका, 30। तो 15 2 30, यहाँ पे 2, 10 3 50, यहाँ पे 5 3 सॉरी, यहाँ पे क्या आया 10 3 33। तो फिर फॉर्मूला आगे तो क्या होगा बेटा, 1/v = 5/30, लोएस्ट फॉर्म कर लो 1/6। क्लियर है यहाँ तक। और जब हम इसे करेंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो जो इमेज होगी +6 आ रही है ना इमेज, अब +6 होती है तो इसका मतलब क्या है, मेरे की जो इमेज बनेगी अगर कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। अगर माइनस होती तो फ्रंट में बनती, प्लस में आ रही है तो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। रीजन पता है ना, ये हम कॉन्वेक्स मिरर कर रहे हैं इसलिए ये इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेसिस्टेंस, ईच ऑफ रेसिस्टर 6 ओम। तीन रेसिस्टर्स हैं और उनकी रेसिस्टेंस कितनी है, 6 ओम है। सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ 9 ओम। 6 ओम के 3 रेसिस्टर हैं, उन्हें किस तरीके से कनेक्ट करें जो टोटल आए वो कितना आ जाए, वो 9 ओम आ जाए। तो देखो अगर हम इनको सीरीज में ही करें, ओनली सीरीज में, तो क्या होगा, सीरीज में करेंगे तो 6, क्योंकि सीरीज में क्या रूल होता है, सीरीज का रूल यही होता है ना, R इक्विवेलेंट टू टोटल R1 + R2 + R3। हमें लाना क्या है 9, मगर तीनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो ये तो गलत है, हमारे को तो 9 लाना है। और अगर हम तीनों को ही पैरेलल में कर दें तो क्या होगा, पैरेलल के लिए क्या रूल है, 1/r = 1/r1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही तो रूल है। अगर हम सबको पैरेलल में करते हैं तो क्या होगा, 1/6 1/6 1/6, और सबको सॉल्व करेंगे तो नीचे 6 ऊपर 3 यानी 1/2 आ जाएगा। ये भी गलत है। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन ऐसे बनाना पड़ेगा कि दो को सीरीज में एक को पैरेलल रख के देखना पड़ेगा। अगर हम दो को सीरीज में एक को पैरेलल या दो को पैरेलल एक को सीरीज में रखेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। देखो हमने क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, पहले हम दो को पैरेलल में रख लेते हैं तीसरे केस में। तो R2, तो हमने जब दो को हम क्या करेंगे, दो को हमने हम पैरेलल में रख लेते हैं। तो 1/R इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, ऐसे आया 6, नीचे आ गया 2, तो 1/3 आ गया। क्लियर है। अब एक को क्या करते हैं, ये हो गया, तो 1/R क्या आ जाएगा, 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R इक्विवेलेंट क्या आ गया, 3 आ गया। तो हमारे दो तो यहाँ क्लियर हो गए। अब एक को आप क्या करो, सीरीज में रख लो। तो जब हम सीरीज में रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 तो यहाँ पे आया है और एक 6 बचा हुआ है, तो टोटल क्या हो गया 9। तो जो हमारा सर्किट बनेगा वो कैसे बनेगा, सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर पहले वाला सीरीज, दूसरे वाले दो पैरेलल में। तो ये वाला 6 ओम अलग और ये 6 और 6 से सीरीज में। और इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस 9 ओम आ जाएगा, जो हमें क्वेश्चन में बताया गया है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ आया बेटा। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अगर आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए, तो इनको करके देखें।